Okay, great. So good evening, everyone. नेशनल इनकम की गाइस हमारी सबकी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सारे मेजर जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं नेशनल इनकम के। तो हमारे अभी प्रैक्टिकल जो है नेशनल इनकम का बचा हुआ है। तो आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का। और बुक्स किस किस के पास हैं अभी? बुक्स किस किस के पास हैं? ओके, तान्या के पास नहीं है। और बाकियों के पास? गाइस थोड़ा जल्दी आंसर दो। संडे टेस्ट में जहां तक हमने थ्योरी करी है वहां तक आएगा, लास्ट क्लास में जहां तक करा है वहां तक आएगा। अभी नॉर्मल रेजिडेंट तक, नॉर्मल रेजिडेंट तक की सारी थ्योरी आएगी। ओके गाइस, बाकी लोगों के पास बुक्स हैं या नहीं हैं? मेरी वाली बुकलेट तो होगी, वो मैंने भेजी थी आप लोगों को। मेरी वाली बुकलेट भी नहीं है किसी के पास, है ना? हाँ, तो एक बार मेरी वाली बुकलेट आप लोग खोल लो। ओके, सॉरी गाइस। ओके, सो हम जो है आप बुक्स खोल लो अपना। बुक्स पे हम प्रैक्टिकल्स जो है वो करेंगे, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। ओके गाइस, तो अभी तक हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं जो हमें यूज आएंगी। हमारी कुछ टर्म्स थी फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद हमारी जो टर्म्स थी वो थी स्टॉक फ्लो, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमको अब प्रैक्टिकल्स में यूज आएंगी। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें तो हमको यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम वो वाली इनकम होती है जो सारे के सारे आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स को मिला के आपकी इनकम बनती है, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस पढ़ा था। तो वो सबको क्लियर था कि भाई कैसे हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे शिफ्ट करते हैं, कैसे हम रेजिडेंट्स को प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो आज जो है, आज हम प्रैक्टिकल बेस पे कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो वाला जनरली आपको प्रैक्टिकल में कहीं पे भी नहीं आता, आपको सिंपल फॉर्मूला आएगा। आपके 6 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दो, जिसके अंदर आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके बहुत बहुत ईजी हैं। इसमें आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मूलेज भी बहुत ईजी हैं। आपको सिंपल दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, जिस तरीके से मैं बोलूंगा सिंपल उस तरीके से करने हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे मेरी पीडीएफ दिख रही है सबको? और गाइस थोड़ा सा प्लीज इंटरेक्टिव ज्यादा बनो, कमेंट्स थोड़ा फास्ट करो, जिससे कि मेरे को पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कमेंट्स थोड़ा सा ज्यादा करो। आपको स्क्रीन दिख रही है सारी पीडीएफ वाली? ओके, गुड। सो हमारा एक ये फॉर्मूला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इट इज नोन एज फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का फॉर्मूला जो होता है ये आपका अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये आपको छोटी मोटी चीज़ों को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बट ये फॉर्मूला जनरली आपको ट्रांसफर करने के लिए यूज आ रहा होता है। ठीक है, हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट एक दो दो तीन टर्म्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं। पहला टर्म होता है GDP एट MP। एक और टर्म होता है NNP एट FC। ये दो टर्म्स हैं, जो दो टर्म्स हमको हर जगह पे यूज आ सकती हैं। ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस किसी में एक दो चीजें प्लस है, किसी में एक दो चीजें माइनस है।
अब जो ये फर्स्ट टर्म है, फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, इधर ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ये ग्रॉस होगा, या ये फर्स्ट वाला टर्म जो होगा वो नेट होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में ये इंटरचेंज हो सकता है। सेकेंड टर्म जो है, इधर वो डोमेस्टिक होगा या वो नेशनल होगा, इन दोनों के बीच में वो इंटरचेंज हो सकता है। थर्ड टर्म प्रोडक्ट जो होता है वो सेम रहता है, एंड थर्ड टर्म इज एमपी एंड एफसी, ये दोनों चीजें आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। तो हमारी अगर हम इसके थ्रू देखें तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से एक सिंगल लेटर भी आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो अगर जो मैं डिफरेंट डिफरेंट नाम्स की बात करूं, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे नाम कौन कौन से बन सकते हैं। आप अगर डिफरेंट नाम्स की बात करो तो आपका बन सकता है, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया जीडीपी एट एमपी। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा बन सकता है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अगर हम सिंगल सिंगल लेटर्स चेंज करते हैं तो कौन कौन से बन जाएंगे, तो हमारे सिंपल बनेंगे। आपका एक बन गया एन डी पी एट एम पी, एन एन पी एट एम पी, जी एन पी एट एम पी, जी डी पी एट एफ सी, एन डी पी एट एफ सी, एन एन ओ सॉरी जी एन पी एट एफ सी। ठीक है, तो ये हमारे फ्रेंड, अभी मैंने चालू नहीं किया, अभी बताता हूँ। तो हमारे ये जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम बन सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो जी है उसका मतलब होता है ग्रॉस। जी की जगह हम अगर नेट वर्ड एन वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है नेट। अगर हम सेकंड में डी यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, और उसी की जगह एन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है नेशनल। P remains same in both with the name product। लास्ट में आता है इधर MP या FC। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एंड इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। ओके, सो गाइज, ये हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम हम इनको दे सकते हैं। ये जो नाम है डिफरेंट डिफरेंट, ये सारे के सारे नाम हम नेशनल इनकम ही है, बस एक तरीके से लगा लो कि नेशनल इनकम के डिफरेंट डिफरेंट जो है नाम है। किसी नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन एडेड है, किसी नेशनल इनकम से डेप्रिसिएशन डिडक्टेड है, किसी नेशनल इनकम से आपका टैक्सेस एडेड है, किसी नेशनल इनकम में टैक्सेस डिडक्टेड है। दीज ऑल आर, एक तरीके से अगर हम ब्रॉड में बोलें तो दीज ऑल आर नेशनल इनकम। ये सारी की सारी जो है, ये आपकी सारी की सारी नेशनल इनकम्स हैं। ब्रॉड में इन सबको हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली होती है गाइस, ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाइस इसमें से देखो, जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नाम ये होते हैं, इसके बनते रहते हैं। अब इन सब में बस दो तीन चीजें प्लस माइनस हो रही। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं, हम एक वर्ड लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, सॉरी एसेट्स, एसेट्स में हम उसको ग्रॉस एसेट्स भी बोल सकते हैं एंड नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। ग्रॉस एसेट्स वो वाले एसेट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, नेट एसेट्स वो वाले एसेट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है, हैं दोनों ही एसेट्स। उसी तरीके से नेशनल इनकम के बहुत सारे नाम हो गए, जिसमें से किसी में अब तीन चीजों में इसमें डिफरेंस होता है, एनएफआई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन तीनों को छोड़ के अगर हम बाकी चीजों में देखें तो बाकी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं, बाकी चीजें फैक्टर इनकम सब में इंक्लूडेड है।
सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सब में फैक्टर इनकम इंक्लूडेड है, इनमें से कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसमें फैक्टर इनकम इंक्लूड ना हो। ठीक है। अगर एग्जैक्ट नेशनल इनकम की बात करते हैं तो दिस एनएनपी एट एफसी, दिस इज द एग्जैक्ट नेशनल इनकम, मतलब कि सबसे ज्यादा रिफाइंड वर्जन की अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो एनएनपी एफसी इज द मोस्ट रिफाइंड वर्जन ऑफ नेशनल इनकम। एंड अगर हम एनडीपी एट एफसी की बात करें तो दिस इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। कि अगर हम बात करते हैं कि हमको बहुत एग्जैक्ट वाला डोमेस्टिक इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इनकम अर्न्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग ऑन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, उन सब की अगर इनकम को ऐड करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक इनकम बनता है, वो बनता है एनडीपीएटएक्स। अगर हम सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ऐड करते हैं और उसके बाद में प्रॉपर डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस माइनस करते हैं तो हमारा जो बनता है वो बनता है नेशनल इनकम। ठीक है। तो 8 कंपोनेंट्स हैं, इन आठों में से हमको कोई भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। अगर हमको स्पेसिफिकली नेशनल इनकम बोला होगा तो हम निकालेंगे एनएनपीएफसी, अगर हमको डोमेस्टिक इनकम बोला होगा तो हम निकालेंगे एनडीपीएफसी, और अगर स्पेसिफिकली कोई भी आठों में से बोला होगा तो हम वो वाला निकाल देंगे। ठीक है। अब ये 8 कंपोनेंट्स पे इंटरचेंज कैसे करते हैं, इंटरचेंज करने के लिए हमको क्या यूज है, इसके लिए हम आते हैं अपना पीडीएफ पे। तो गाइस देखो ये हमारा एक जो फॉर्मूला बना हुआ है हमने इसको तीनों को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। इसमें फर्स्ट है हमारा ग्रॉस, इधर इट कैन बी ग्रॉस और इट कैन बी नेट। ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो है हमारा या तो ग्रॉस हो सकता है या नेट हो सकता है। तो नेशनल इनकम निकालते टाइम अगर आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रॉस मिलती है, और नेशनल इनकम निकालते टाइम अगर आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो नेट मिलती है। ठीक है। सेकंड, डोमेस्टिक, अगर आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी पे रहने वाले लोगों की इनकम को ऐड करते हो तो उससे आपको डोमेस्टिक इनकम मिलती है, प्लस एनएफआईए करते हो, एनएफआईए का फुल फॉर्म हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मींस बाहर से कमाई हुई इनकम माइनस बाहर गई हुई इनकम, फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, यूएस से कमाई हुई इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है माइनस इंडिया से गई हुई इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स जो नॉन रेजिडेंट्स यहां से लेके गए हैं। ठीक है। उन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गॉट इट गाइस, ये दो चीज समझ में आई। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी पे बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक इनकम निकल आएगा, अगर उसमें हमने एनएफआईए प्लस कर दिया तो नेशनल निकल आएगा। नेशनल दिया हुआ है और मुझे डोमेस्टिक निकालना है तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। गाइस सबको क्लियर हुआ ये हाउ टू कन्वर्ट द ग्रॉस टू नेट एंड डोमेस्टिक टू नेशनल? और ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन है सारी ही नेशनल इनकम। देखो डोमेस्टिक वाला जो हो गया वो डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम हो गई, फैक्टर इनकम वो भी है। ठीक है। जो नेशनल वाला हो गया वो भी फैक्टर इनकम है, वो आपका नॉर्मल रेजिडेंस की हो गई। ग्रॉस वाले में विदाउट डेप्रिसिएशन हो गया एंड नेट वाला आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया। प्रोडक्ट रिमेन सेम। जब आपको लास्ट में दिया होता है एमपी, एमपी टू एफसी हमको चेंज करना होता है तो हम बोलते हैं मार्केट प्राइस मींस जहां पे टैक्सेस वगैरह माइनस नहीं हुए, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जहां पे टैक्सेस जो हैं उसमें से माइनस होने के बाद की वैल्यू। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देते हैं। मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी is factor cost and factor cost plus NIT is market price.
ये सिर्फ और सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी, ये तीन चीजें प्लस माइनस करके हम आठों के आठों कंपोनेंट्स जो है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। दीज आर जस्ट कन्वर्जन्स कि हमको कोई चीज जो है वो जीडीपी में निकालनी है, कोई चीज एनएनपी में निकालनी है, कोई चीज एनडीपी में निकालनी है, कोई चीज क्या कहते हैं जीडीपी जीएनपी में निकालनी है। तो दैट्स व्हाई ये वेरिएंट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है। डेप्रिसिएशन का जो दूसरा नाम होता है उसको हम बुक्स में यहाँ पे पढ़ेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इकोनॉमी का जो फिक्स कैपिटल है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आपको डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दोनों में से किसी भी नाम से दिया हो सकता है। सेकंड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन होगा, गिवन नहीं होगा डायरेक्टली तो आपको वैट या आपको हो गया जीएसटी, इस टाइप से गिवन होगा। मतलब मेजरली 99% वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही गिवन होगा। सब्सिडीज भी 99% डायरेक्टली गिवन होगा, कोई भी आपको उसको अलग से सब्सिडीज, टाइप ऑफ सब्सिडीज नहीं बनाएगा। बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर वो आपको बोलेंगे कि सब्सिडीज में गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया या कुछ दिया। मोस्टली सब्सिडीज डायरेक्टली वर्ड गिवन होगा आपको। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, खत्म हो गया है, बट अभी भी जैसे पेट्रोल पे चलता है, लिकर पे चलता है, तो इसलिए जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी 95% हर जगह पे जीएसटी चलता है, बट कस्टम ड्यूटीज भी चलती हैं आपकी। तो बहुत सारे टाइप के और भी टैक्स होते हैं जो कि आपके थोड़े बहुत आइटम्स पे चलते हैं, इसलिए हमने अभी के लिए खाली जीएसटी नहीं बोला। और मेजरली आपको जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली बोल रखा होगा, उसको आपको सेग्रीगेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो तीन चीजें क्लियर हुई, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, NFIA means factor income from abroad minus factor income to abroad, and net indirect taxes means indirect taxes minus subsidies। इनसे हम ये आठों चीजें जो है, आठ कंपोनेंट्स होते हैं, आठ के आठ कोई भी कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इन आठ कंपोनेंट्स को हम निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल मेरे को दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और मुझे बोल दिया कि आपको निकालना है एन एन पी एट एमपी। ठीक है, मुझे दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, मुझे निकालना है एनएनपी एट एमपी। जो फर्स्ट वाला जी है और ये फर्स्ट वाला एन है, सेकंड वाला डी है एंड सेकंड वाला एन है, लास्ट में एमपी है एंड यहाँ पे भी एमपी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको तीन चीजें जो हैं उसमें से सिर्फ दो चीजें चेंज करनी है, एक चीज सेम है। ठीक है, अब ग्रॉस में नेट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और आपका डोमेस्टिक से नेशनल चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल चेंज करने के लिए करते हैं प्लस एनएफआईए। सो हमारा फॉर्मूला क्या बना, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू एनएनपी। क्लियर। अब मुझे एनएनपी एट एमपी से ही उन्होंने बोल दिया जी आपको एनएनपी एट एफसी और निकालना है। अगर मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, एमपी को एफसी में चेंज करना है। एमपी को एफसी में चेंज करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है एनएनपी एट एफसी। अब मुझे एनएनपी एट एफसी से वापस जो है मुझे जीएनपी एट एमपी निकालना है। ठीक है, तो कभी आपको हो सकता है जीडीपी एट एमपी दे रखा हो,
कभी हो सकता है NNP at FC दे रखा हो, तो आप किसी भी उसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट में वापस मुझे क्या आना है, मुझे N to G आना है। जब मुझे नेशनल नेट से ग्रॉस में आना है, नेट से ग्रॉस में आना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, प्लस डेप्रिसिएशन। हमें नेशनल टू नेशनल नहीं चेंज करना क्योंकि वो सेम है, बट हमें FC to MP आना है, तो हम वापस यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस NIT, और हमारा ये क्या बन गया, हमारा बन गया GNP at MP। तो गाइस क्या जो ऊपर हमने 8 ये लिखे हैं, आप इस तरीके से आठों को आपस में शिफ्ट मार सकते हो। अगर कोई भी आपको एक चीज दे दी गई और आपको उसमें दूसरे में शिफ्ट मारना है, तो आप क्लियरली शिफ्ट इजीली मार सकते हो सारे के सारे। ये जो है ये सिंपली आपका कन्वर्जन है, ये आपका नेशनल इनकम नहीं निकाल रहा। अभी हमने नेशनल इनकम निकालनी है, बट नेशनल इनकम निकालने के बाद उसको कौन से वेरिएंट में पूछा गया है, उसके लिए हमको ये फॉर्मूले की जरूरत है। तो ये फॉर्मूले की जरूरत सिर्फ और सिर्फ उसका वेरिएंट चेंज करने के लिए है, नेशनल इनकम निकालने के लिए नहीं है। क्लियर? फाइन। सो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। If your GDP MP is 100 rupees, GDP MP is 100, depreciation 20, NIT is 10, and NFIA is 5. Find out GNP at FC. मेरे को GNP at FC निकाल के दिखाओ। GDP MP 100, depreciation 20, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अभी ना अभी रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा, मैं बीच में दोबारा से भी फॉर्मूले करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ध्यान से देना, ठीक है। ओके, सो आपका आयुष, हमारा फॉर्मूला इसमें लगा GDP at MP 100, GDP at 100 के बाद में हमको निकालना है GNP at FC। तो हमको G तो G सेम है, D to N शिफ्ट करना है। जब हमने D to N शिफ्ट करा तो प्लस NFI, तो इसमें +5 हुआ, तो 100 + 5, और हमको MP to FC करना है, तो माइनस NIT करेंगे, -10, तो ये हो गया आपका 95। क्लियर एवरीवन? ठीक है, कन्वर्जन का फॉर्मूला क्लियर है। इस तरीके से कुछ भी निकालने के लिए बोला हो तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। ओके, बैक टू PDF। हमारे नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, सेकंड तरीका होता है हमारा इनकम मेथड, एंड थर्ड तरीका होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये 3 तरीके ही क्यों होते हैं इकोनॉमी में? हमारी इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। जितना प्रोडक्ट बना, अगर मैं सारे के सारे प्रोडक्ट की वैल्यू जितना बना उस साल में उसको ऐड कर लूं फाइनल गुड की वैल्यू को, तो हमारा वो नेशनल इनकम होता है। ये हमने पढ़ा था कि इफ ऑल द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड देन इट विल बी इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो अगर एक साल में इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट हुआ, उन सारे के सारे आउटपुट के फाइनल गुड्स की वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेशनल इनकम। ये हम करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। तो जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड करेंगे, इसके अंदर हम जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन सब की कॉस्ट को ऐड अप कर लेंगे। फाइनल आउटपुट मेथड हमने जो आपका पढ़ा था। सेकंड हमारा है इनकम मेथड।
इनकम मेथड के अंदर इकोनॉमी में चाहे वो सर्विसमैन हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोगों की इनकम को अर्न कर लेंगे। तो अगर सारे सर्विसमैन की, सारे बिजनेस की, सारी कंपनीज की, सबकी इनकम को ऐड कर लिया तो भी वो नेशनल इनकम आ गई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में जो आउटपुट बना वो आउटपुट ने इनकम जनरेट की होगी। तो अगर मैं आउटपुट की वैल्यू को ऐड करूं तो भी वही वैल्यू आएगी, और इनकम्स की वैल्यू को ऐड करूं तो भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है? या ये इनकम क्या हुआ होगा, या तो खर्च हुआ होगा या सेव हुआ होगा। तो एक्सपेंडिचर या सेविंग, तो इकोनॉमी में अगर मैं सारे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स कर लेता हूं तो भी आपकी वही इनकम आनी चाहिए जो कि आपकी पहले आई है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस तरीके से भी फ्लो करता है कि वॉट एवर द आउटपुट इन द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू द इनकम टू द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर इनटू द इकोनॉमी। सो हम या तो सारे के सारे आउटपुट की वैल्यू को प्लस कर लें, या सारे के सारे इनकम की वैल्यूज को प्लस कर लें, या सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स के वैल्यू को प्लस कर लें। आपका इकोनॉमी के अंदर हमेशा ये नेशनल इनकम ही बनेगा। और वो नेशनल इनकम को मैं डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकता हूँ, नेशनल इनकम भी बोल सकता हूँ। आपका इसके अंदर मैं उसको डेप्रिसिएशन प्लस माइनस वो अलग चीज़ है, वो कन्वर्जन कैसे करना है, बट हम तीन तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द इनकम मेथड। ठीक है? द मोस्ट इजीएस्ट एंड द जो एग्जाम में आता ही आता है, दैट इज द इनकम मेथड। इनकम में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे लोगों की अगर मैं इनकम को ऐड कर लेता हूं तो हम बोलते हैं कि आपका इनकम हो गया। इकोनॉमी में जो लोग हैं वो इनकम कितने तरीके से कमा सकते हैं, कितने तरीके से इकोनॉमी में हम बोल सकते हैं दैट कि जो लोग हैं वो लोग अपनी इनकम कमा सकते हैं। गाइस, फोर फोर तरीकों से कैसे कमा सकते हैं? चार तरीकों से इनकम कैसे कमाई जाती है? मुझे तो दो ही पता है खाली, या तो बिजनेस करो या सर्विस करो। बिजनेस या सर्विस के अलावा तो मुझे कोई और तरीका पता नहीं इनकम का। आप बताओ, आपको और कौन कौन से पता है? ताने, दिस इज फैक्टर इनकम्स। मैंने कहा लोग इनकम किस किस प्रोफेशन से कमा सकते हैं, कौन कौन से प्रोफेशन हैं जिससे इनकम कमाई जा सकती है, सर्विस और बिजनेस, इनके अलावा। गाइस, सर्विस या बिजनेस के अलावा भी क्या कोई ऐसा मोड होता है जिसके थ्रू इनकम कमाई जा सकती है? नो। तो इन द इकोनॉमी सिर्फ दो ही मोड होते हैं जिनके थ्रू आपका एम्प्लॉयमेंट, तो आपका सर्विस हो गया, सर्विस या बिजनेस, इन दो के थ्रू ही आपका इनकम कमाई जा सकती है। इन दो के अलावा बाकी और कोई सोर्स नहीं होता जिसके थ्रू इनकम कमाई जा सकती है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों सोर्सेज के थ्रू जो जो इनकम के सोर्स तरीके हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम आ जाएगी। अभी आपका तान्या ने बोला कि हमारी फैक्टर इनकम जो होते हैं वो चार होते हैं। ट्रू। फैक्टर इनकम जो होती हैं वो चार कौन कौन से हो गई? पहली, लैंड, लैंड के अगेंस्ट में रेंट। सेकंड, लेबर के अगेंस्ट में वेजेस। तीसरा, कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट। लास्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट। तो आपके चार ही ये फैक्टर इनकम्स हुए, हमको इन्हीं चार चीजों को ऐड करना है। इनके अलावा तो और कोई फैक्टर इनकम हो ही नहीं सकता, तो अल्टीमेटली तो मुझे इन चारों चीजों को ही ऐड करना पड़ेगा ना। इसमें से अगर मैं रेंट देखता हूं तो रेंट जो है ये बिजनेसमैन का होता है, इंटरेस्ट बिजनेसमैन का होता है, प्रॉफिट बिजनेसमैन का होता है। वेजेस जो होती हैं ये सर्विसमैन की होती हैं। तो अगर मुझे सर्विसमैन लेना हो तो मैं ये लूंगा, और मुझे बिजनेसमैन लेना हो तो मैं ये चीजें लूंगा। ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है? तो बिजनेसमैन की जो इनकम्स होती हैं वो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स होती हैं, और सर्विसमैन की जो इनकम होती है वो वेजेस होती है। यहाँ पे हमने इन्हीं दो चीजों को डिवाइड करना है और इन्हीं को थोड़ा सा एलैबोरेट करके फिर पढ़ना। ठीक है? ओके। तो सबसे पहले मैंने लिया ये वेजेस।
वेजेस को हमने थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे नाम दे दिया, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब हो गया कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको आप जितना भी कुछ दे रहे हो, उनकी रेंट सोनाक्षी सर्विस सेक्टर वाले को दे सकते हैं, बट रेंट जो बंदा ले रहा है, जिसकी इनकम हो रही है रेंट के थ्रू, उस बंदे को तो मैं यही बोलूंगा ना, इसका बिजनेस है किसका, प्रॉपर्टीज को रेंट पे देने का। तो वो इनकम वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो तो बिजनेसमैन ही हो गया। तो दैट्स वाई जो रेंटल इनकम है, वो रेंटल इनकम जो भी बंदा ले रहा है, ही इज अ बिजनेसमैन। गवर्नमेंट उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करके उस पर बिजनेस की तरीके से टैक्स लेगी। जो पैसा लगा रहा है वो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, गवर्नमेंट उसको कहेगी कि भाई तुमको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हो, तो दैट्स वाई जो है उसको भी गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन की तरीके से एक्ट करेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं वेजेस एज अ सैलरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज अ वाइडर टर्म। अब एम्प्लॉय को हम जो है सैलरी भी देते हैं, सैलरी के अलावा हम उसको बोनस भी देते हैं, हम उसको बोनस के अलावा फ्री कई बार गाड़ी दे देते हैं, फ्री घर दे देते हैं, फ्री नौकर दे देते हैं, फ्री फॉरेन टूर्स दे देते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स दे देते हैं, इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो हम एक एम्प्लॉय को बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो दे देते हैं। हम उसको ये नहीं बोलते कि सिर्फ पैसा लो घर जाओ। कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। तो वो सारे के सारे मिलके, देखो नॉन फाइनेंशियल भी होगा वो तो लॉस तो कंपनी का ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है तो कंपनी का लॉस नहीं है। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हुआ तो वो भी कंपनी का ही आपकी जेब से जा रहा है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरीज जो डायरेक्टली कैश में जा रही है। सेकंड, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड में आपका आ जाता है फूड, फ्री फूड। पेमेंट इन काइंड में आपका आ जाता है ड्राइवर, कार, ठीक है, हाउस, पार्टी, जिसको हम बोलते हैं परक्विजिट्स, फ्री फोन, फोन के बिल्स। ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके आ जाते हैं पेमेंट इन काइंड में। दैट मीन्स कि हम उनको जो फ्री की सर्विसेज दे रहे हैं, एक तरीके से पैसा तो वो भी उनके ऊपर खर्च हो रहा है, ये भी उनकी इनकम का ही पार्ट है। अगर गाड़ी आपको, किशन, पेमेंट इन काइंड मतलब मान लो किसी, कोई बंदा एक एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसको घर तक फ्री गाड़ी छोड़ के जा रही है ऑफिस की। अगर वो गाड़ी यूज नहीं करता गाड़ी की तो ऑफिस की, तो उसको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते। तो जो 6,000 रुपये उसके बदले में कंपनी उसको दे, उसके भी यहाँ पे खर्चा उठा रही है, वो भी एक तरीके से उसी की सैलरी का ही पार्ट है। उसको कैश में ना देके उसको वो जो है, ओके एक मिनट गाइस, हाँ उसको वो कैश में ना देके उसको वो आपका फ्री सर्विसेज दे रही है। तो दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर नोन एज पेमेंट इन काइंड और इट कैन बी कॉल्ड एज परक्विजिट्स। अब क्लियर ईशान? उसको फूड फ्री मिल रहा है ऑफिस में, तो उसको कैश तो दिया नहीं जा रहा, बट वो कैश नहीं दिया जा रहा तो उसके बाद भी उसको बोलेंगे परक्विजिट्स। उसको जो है फोन फ्री में यूज करने के लिए मिला हुआ है, उसको भी कैश नहीं दिया जा रहा, बट वो फ्री में जो चीजें मिली हुई हैं उसको बोलेंगे परक्विजिट्स। कंपनी उसके ब्याज पे खर्चा कर रही है तो उसके उसी की सैलरी का पार्ट है। नेक्स्ट कम्स योर बोनस। पेमेंट इन काइंड का मतलब नॉन, मोटा मोटी आप बोल सकते हो पेमेंट इन काइंड का मतलब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दोज आर फाइनेंशियल इन नेचर फॉर द कंपनी। मतलब अगर स्टेज पे खड़ा करके उसको एक ट्रॉफी दे दी तो उसको मैं पेमेंट इन काइंड नहीं बोलूंगा। इंसेंटिव्स कैन बी मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी तो कंपनी की साइड से तो खर्चा हो रहा हो, ठीक है, तभी उसको उसमें जाएगा। अगर कंपनी की साइड से भी खर्चा नहीं हो रहा, चार लोगों के सामने खड़ा करके उसको तालियां बजवा दी, तो वो इसमें नहीं जाएगा। इट शुड बी इन द मॉनेटरी फॉर्म, चाहे वो कंपनी बियर कर रही है चाहे वो डायरेक्टली कैश में दे रही है। क्लियर रविंदर? ओके, नेक्स्ट वन इज योर बोनस। बोनस मतलब जो कि डायरेक्टली आपको कैश में मिल जाता है। एंड लास्ट वन इज योर
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर लाइक पेंशंस। किसी को पता है पेंशन क्या होता है? एनीबडी नो व्हाट इज पेंशन? हाँ हाँ बताओ फिर, पेंशन क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी मिलना इज पेंशन। तो रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी मिल रही होती है वो किसकी जेब का खर्चा होता है? गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बंदा क्यों उठा रहा होता है? कंपनी उठा रही होती है। तो कंपनी तो मतलब वो अगर 30 साल तक भी जीता रहा हो, 30 साल तक कंपनी का खर्चा बनता रहेगा, ऐसे तो कंपनी कंगाल हो जाएगी। गवर्नमेंट उठाएगी। गवर्नमेंट क्यों उठाएगी भाई? हाँ, पीपीएफ में, प्रोविडेंट फंड में जाते हैं पैसे। तो इन दैट केस मेरा क्वेश्चन यही है कि जो पीपीएफ है वो पीपीएफ या जो पेंशन मिलती है वो पेंशन कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, कंपनी देती है, उसका अपना पैसा होता है, या कोई एक थर्ड पार्टी आके देती है? ओके गाइस, पेंशन जो होती है ना, पेंशन का मतलब होता है, अभी आप हो, ये देखो अभी आप हो 30 ईयर्स के, ठीक है? आप जॉब पे लगे, आपकी 30 ईयर्स पे जो जॉब लगी वो लगी आपकी 50,000 रुपीज की। इस 50,000 में से गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि आपका, और जनरली जनरली ना गवर्नमेंट कंपनीज में ही पेंशन होती है, आपका प्राइवेट कंपनीज में पेंशन नहीं होती। वो होता है प्रोविडेंट फंड, जिसको आप बोल रहे हो पीपीएफ ना, वो प्रोविडेंट फंड होता है, वो पेंशन नहीं होती। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कंपनीज में बनता है, वो आपकी सैलरी से कटता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पेंशन प्लान और प्रोविडेंट फंड हो गया, वो दोनों भी आ गया। हाँ, प्रोविडेंट फंड भी यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होता है, गवर्नमेंट चाहे वो पेंशन प्लान दे, चाहे प्रोविडेंट फंड दे, चाहे प्राइवेट कंपनी दे, कोई भी दे, वो अपनी जेब से कभी भी नहीं देते। वो क्या करते हैं कि इस 50,000 में से आपको कहेंगे सर 49,000 तो आप आज ही ले लो, प्लस 1,000 रुपए जो आपकी सैलरी के बनते हैं ना, इसको उठा के आप एक सेविंग प्लान में डाल दो। जो ये सेविंग प्लान है, इट कैन बी विद द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड, इट कैन बी द नेम ऑफ पेंशन प्लान, ठीक है? वो एक तरीके से कुछ प्लान आपको बता के काटे जाते हैं, कुछ प्लान आपको बिना बताए काटे जाते हैं, ठीक है? बट वो आपको फ्यूचर में आप चले जाएं, हाँ मतलब ये होता है कि प्रोविडेंट फंड कंपलसरी है, पेंशन जो होता है वो कंपलसरी नहीं होती, ठीक है? कुछ चीजें गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखी हैं, कुछ चीजें कंपलसरी नहीं होती। प्रोविडेंट फंड हर कंपनी के लिए, जो भी थोड़ी बड़ी साइज की कंपनी है उसके लिए जरूरी है। ओके, तो आपकी 50,000, हाँ, एक तरीके की एक्रूड इनकम जो हो गई, आपकी इनकम आज हो गई, इनकम तो आज ही हो गई, एक्रूड इनकम नहीं, इनकम आज ही हो गई आपको। आपको मिलने की बजाय आपके एक प्रोविडेंट फंड में चली गई। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी के पास रहती है, वो गवर्नमेंट ने एक आपका नाम का प्रोविडेंट फंड बना रखा है, उसमें चली गई वो इनकम, ठीक है? तो वो वहां पे सेविंग की तरीके से चला गया, आपको नहीं मिला, आपकी सेविंग्स की तरीके से चला गया। अब ये 1,000 रुपए जो है, ये 1,000 रुपए गवर्नमेंट ने बोला जी आपके उसमें चले जाएंगे। अब मैं बोलता हूँ यार, मैं क्यों कटवाऊँ ये 1,000 रुपए? मेरा क्या जा रहा है ये 1,000 रुपए कटवा के? मैं किस वजह से 1,000 कटवाऊँ? उस केस में आपका गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप अगर 1,000 कटवाओगे ना, दिस एम्प्लॉयर इज फोर्स टू पे यू 1,000 मोर। आप 1,500 कटवाओगे तो उसको 1,500 डालने पड़ेंगे, आप 2,000 कटवाओगे तो आपको दो उसको 2,000 डालने पड़ेंगे। तो जितना पैसा आप अपनी सेविंग्स में डालोगे, एम्प्लॉयर को वो पैसा जबरदस्ती एडिशनल उसकी आपकी सैलरी के अलावा उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है? ये जो है, ये आपका एम्प्लॉयर, ये वाला 1,000 था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन,
और ये वाला 1000 है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से लगाया। इसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होता है कि इस रेंज के बीच में ही दे सकते हो, उससे ज्यादा या कम नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होगा उसी के बीच में ही एम्प्लॉय को डिसाइड करना होता है। अब जिसके पास पैसे की कोई तंगी नहीं है वो मैक्सिमम लिमिट ले लेता है कि भाई मेरा लग रहा है चल एम्प्लॉय का तो एडिशनल पैसा तो मिल ही जाएगा मुझे। जिसको पैसे की तंगी होती है वो एक आपका मिनिमम लिमिट वाला ले लेता है। तो अभी के लिए हम लेते हैं कि उसने 50,000 में से 1000 रुपीज चूज करे। अब जो 50,000 है, ये वाले 50,000 ये तो हम पहले ही उसकी वेजेस एंड सैलरीज में ले चुके हैं। ये वाला जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा ये उसी वाली 50,000 की ही सैलरी का पार्ट है, इसको तो दोबारा से नहीं ले सकते। बट जो ये वाला 1000 है, जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 1000 है, ओ सॉरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 1000 है, ये तो अभी तक हमने कहीं पे भी इनकम में नहीं लिया था। दैट्स वाई आपका अगर कभी भी एम्प्लॉयर EMPLOYERS एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रखा हो तो वो भी आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है, बिकॉज वो आपकी वेजेस एंड सैलरी में नहीं आता। यस, तो ये आपका इनकम में अलग से ऐड हो जाएगा। तो आपकी इनकम 50 प्लस 1000 51,000 हो गई, जिसमें से आपको 49,000 आज ही मिल जाएगी और 2,000 आपके जो है एक सेविंग अकाउंट्स में चले गए, जो कि आप रिटायर हो गए या जब भी आप निकालना चाहोगे तब वहां से निकाले जा सकते। तो गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोट करने के लिए डबल हो गया ऑफ 1000, बट इनकम में सिर्फ 1000 ही ऐड होगा, क्योंकि अब 1000 जो नीचे वाला 1000 है वो तो पहले ही आपके 50,000 में एडेड है ना। तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा 1000 मिला वही तो हमको एडिशनली मिला, तो दैट्स व्हाई वो डबल हो गया। बट एक 1000 हमारा पहले ही एडेड है, सेकंड 1000 जो हो गया वो हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर? ओके, सो हमारा जो इनकम मेथड होता है उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, इसमें चार चीजें आती हैं गाइस। चारों एग्जैक्ट वर्ड आएंगे, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, बोनस, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स विद ERS, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा तो छोड़ दोगे, उसको नहीं लिखोगे। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आपको डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो आप नीचे के चार पार्ट्स नहीं लिखोगे। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है तो आप नीचे के चार में से जो भी दो या तीन चीजें चार चीजें दे रखी हैं उनको ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हुआ वेजेस, जिसको हम बोलते हैं सर्विसमैन की इनकम। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की इनकम। बिजनेसमैन की इनकम को हमने टोटल करके लिख दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज द बिजनेसमैन की इनकम। जो बिजनेसमैन की इनकम होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो रेंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी बहुत रेयर आता है बट आ जाता है कभी। तो बिजनेसमैन की इनकम में रेंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, रेंट एंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट डायरेक्टली आ गया, और प्रॉफिट्स जो है उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। ये प्रॉफिट्स के सब पार्ट। प्रॉफिट में जो पार्ट होगा, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें से या तो ओनर घर ले जाएगा, अगर ओनर घर लेके चला गया तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, या ड्राइंग्स जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे उसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया डिविडेंड, ओनर जो घर लेके चला गया। सेकंड, जो पैसा उसने कंपनी में ही फ्यूचर ग्रोथ के लिए रोक लिया उसको हम बोल देंगे या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग या कॉर्पोरेट सेविंग्स। एंड थर्ड, जो पैसा गवर्नमेंट ने उससे टैक्स के फॉर्म में लिया है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। यहाँ पे टैक्स दोबारा से इसलिए नहीं ऐड होगा गाइस क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे टैक्सेस ऑलरेडी आ चुके हैं। जो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगा उसमें भी जो आपकी वेजेस वाला पार्ट है आपका टैक्स उसमें ऑलरेडी आ चुका होगा। दैट्स वाई आप टैक्स दोबारा से ऐड नहीं करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है दिस इज ओनली द ट्रांसफर इनकम, जो कि एम्प्लॉयज और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को देती हैं। तो दैट्स वाई नेशनल इनकम ऐड करते टाइम कभी भी टैक्सेस ऐड नहीं होते हैं, बिकॉज वो इन्हीं का ही पार्ट होते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप नीचे वाला कुछ भी नहीं लिखोगे क्योंकि उसमें सब कुछ एडेड है। अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप नीचे के सब हेड्स नहीं लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ तो आप लिखोगे रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। इन सब से मिलके आपका बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस, या आप बोल सकते हो इनकम ऑफ अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की इनकम। गाइस क्लियर? नाम कुछ नहीं चेंज होंगे, एग्जैक्टली जो मैं फॉर्मूले में नाम बता रहा हूँ वही फॉर्मूले में नाम होंगे। रॉयल्टी मतलब होता है कि जैसे कि आपकी एक वो है माइन है, खदान, तो जो माइन होती है वो माइन में जब आप किसी को देते हो तो उसके ऊपर रॉयल्टी लेते हो, ठीक है। या आपने अपनी बुक पब्लिश करने के लिए दे दी, तो आपने बुक पब्लिश करने के लिए दे दी तो उसके ऊपर जो आपको रेगुलर बेसिस पे रेंट मिलता रहता है या रेगुलर बेसिस पे मिलते रहता है उसको हम नाम देते हैं रॉयल्टी, ठीक है। तो रॉयल्टीज मतलब हमने कोई सर्विस या अपनी कोई चीज बाहर वाले को दे दी और उसके ऊपर हमको कुछ उसका जो है उसके बदले में मिलता जा रहा है, वो सामने वाला यूज कर रहा है, तो उसको रेंट नाम ना देके हम रॉयल्टी नाम दे देते हैं। ओके, सो गाइस सबको क्लियर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस? इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, सेम नाम होंगे, नाम नहीं डिफ्रेंशिएट करोगे, एग्जैक्टली बस आपको ढूंढना है और प्लस करना है और कुछ भी नहीं करना। बट ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो नीचे के आइटम्स अलग से नहीं आएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो नीचे के आइटम्स अलग से नहीं आएंगे। ओके, अब देखो एक थर्ड आइटम और होता है मिक्स इनकम। अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, जब इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता तो ये उड़ता उड़ता कहाँ से आ गया मिक्स इनकम? अभी तो मैंने आप लोगों के सामने बोला या तो सर्विस होगा या बिजनेस होगा, दो के अलावा और नेशनल इनकम कहीं से भी नहीं बन सकती। तो ये थर्ड चीज कहां से आ गई गाइस? कुछ कंपनसेशन वाले में एम्प्लॉयज वाला इग्नोर करेंगे। हाँ, एम्प्लॉयज वाला तो वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट है ना, तो जो चीज वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट है तो उसको दोबारा से नहीं इंक्लूड करेंगे। एम्प्लॉयर वाला कहीं आया नहीं था इसलिए उसको ले लेंगे। ओके, सो गाइस मिक्स इनकम क्या होती है? देखो बहुत छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना वो तो अपने इन फैक्टर इनकम्स को अलग अलग कर सकते हैं। बट अगर आप देखो एक पान वाले का बिजनेस है, पान वाला की खुद की छोटी सी दुकान या रेडी लगा रखी है, उसका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये ना वो सब कुछ खुद ही कर रहा है, तो इसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ठीक है। एक छोटा सा सब्जी वाला रेंट खुद ही को दे रहा है, वेजेस भी खुद ही काम कर रहा है, कैपिटल भी खुद ही का लगा रखा है, एंटरप्रेन्योर भी खुद ही है, तो आपका ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश हिज फैक्टर सर्विसेज इंडिविजुअली। तो उसको जो भी पैसा मिलता है ना वो सब कुछ उठाता है और जेब में रख लेता है और बोलता है जी ये सारी मेरी इनकम है, मैं इसको इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकता। इनकम तो है ही, फैक्टर इनकम तो है ही। भाई ऐसा हो सकता है कि उसकी वेजेस की वो उसके 5,000 कमा रहा हो, प्रॉफिट्स के 10,000 कमा रहा हो, बट वो सब कुछ मिला के 20,000 उठा के जेब में रख लेता है। रिक्शे वाला चला कौन रहा है? खुद ही। रिक्शा किसका है? खुद ही का, तो रेंट भी किसी को नहीं देना। कैपिटल किसका है? खुद ही का, तो इंटरेस्ट भी खुद ही के पास जाएगा, और जो रिमेनिंग बचा प्रॉफिट वो भी खुद ही के पास जाएगा। तो इन दैट केस उसने भी इनकम कमाई, फैक्टर इनकम, बट वो सारी फैक्टर इनकम लेके उसने अपने पास रख ली एंड ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल द फैक्टर्स। तो इकोनॉमी में जो बहुत ही ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में, जो जो हमने ऊपर पढ़ी है, इन कैटेगरी में ला ही नहीं पा रहे। बट टैक्स तो सब देखते हैं प्रेम से, कितना भी छोटे से छोटा बिजनेस हो टैक्स हर किसी को देना कंपलसरी होता है। कोई चीटिंग कर जाए कोई दे ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चाहे कोई सिंगल एंट्री, चाहे मोची भी है छोटा सा, वो सिंगल एंट्री नहीं भी बना रहा, बट अगर वो एक टैक्सेशन कैटेगरी में आ रहा है तो उसको टैक्स देना कंपलसरी है, चाहे आप अकाउंट्स बनाओ चाहे आप अकाउंट्स नहीं बनाओ। एक सड़क पे बैठा हुआ एक मोची भी अगर टैक्सेशन कैटेगरी में आ रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो हमने जो मोची था उसकी हमने ना लेबर अलग ही नहीं की थी, उसका रेंट भी अलग नहीं किया था, उसका इंटरेस्ट भी अलग नहीं किया था, प्रॉफिट भी नहीं अलग किया था, तो वो ऊपर वाली कैटेगरी में आया ही नहीं। वो कहीं पे भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट उसकी इनकम जो है वो हमारी इकोनॉमी का पार्ट है।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फार्मर्स हो गए, छोटे छोटे वेंडर्स हो गए, छोटे बिजनेसमैन हो गए, ये अपने फैक्टर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, ये सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं। तो इनसे जो इनकम अर्न होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद अपना काम कर रहे हैं, तो जो इनसे इनकम अर्न होती है, जो हमारी ऊपर हम केटर नहीं कर पाए, इसको यहाँ पे हमने मिला के लिख दिया भाई, जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, जो ऊपर नहीं केटर हो पाई थी, हैं वही, अलग से कुछ नहीं है वही, बट मैं ऊपर उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था, तो इसको हमने बोल दिया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कि कंबाइंड फैक्टर इनकम्स, ये जो ऊपर वाली है कंबाइंड इनकम, जो खुद एम्प्लॉयड लोग हैं उनका हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो मिक्स इनकम सीधा सीधा नाम दिया होगा, यू डोंट हैव टू डिस्टिंग्विश, आपको किसी के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करना, सिंपल नाम गिवन, ठीक है। इससे आपका निकलता है एनडीपीएट, जो हमने वेरिएंट्स पढ़े थे ना, नेशनल इनकम से, इनकम मेथड से हमेशा एनडीपीएट निकलता है। अब आपको इसको एनएनपीएट में शिफ्ट करना है, तो एनडीपी प्लस एनएफआईए इक्वल टू एनएनपीएट। आपको इसको जीडीपीएट में शिफ्ट करना है, तो एनडीपीएट माइ प्लस डेप्रिसिएशन इज जीडीपीएट, ठीक है। आपको इसको जिस चीज में शिफ्ट करना है, जो जिस वेरिएबल में शिफ्ट करना है, आप उस वेरिएबल को प्लस माइनस कर दो, बट हमेशा ध्यान रखना गाइस, इनकम मेथड से हमेशा एनडीपीएट निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीपीएट निकलेगा, उसके बाद जिस वेरिएंट में आपको चेंज करना होगा आप उस वेरिएंट में चेंज कर दो, कोई आपको नहीं रोक रहा कि किस फॉर्मूले में कौन सी चीज पहले लगाओ या बाद में लगाओ। क्लियर है सबको गाइस, कोई डाउट? फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन? गाइस बुक्स में डिफरेंट नाम कहीं नहीं गिवन होंगे, सिंपल नाम है, जो मैंने नाम लिखा है इसको ले लेना, जो नाम नहीं है इसमें वो छोड़ देना, ठीक है। इसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना, ओके। तो अपनी इसी बुकलेट में अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है, हमको निकालना है एनएनपी एट एफसी, ठीक है, ओके। इनकम मेथड, जो अभी हमने पढ़ा इनकम मेथड, सबसे पहले हम लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरीज, ओके। वेजेस एंड सैलरीज के बाद आपका आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी के लिए दिया नहीं है किसने करा, तो हमने एम्प्लॉयर्स मान लिया, फाइन। ओल्ड एज पेंशन, आप ट्रांसफर पेमेंट है नहीं लोगे, और कुछ आएगा नहीं, दो ही चीजें थी, वेजेस सैलरीज एंड सोशल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में, ऑपरेटिंग सरप्लस का रेंट दिया हुआ है प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट दिया हुआ है प्लस कर देंगे, डिविडेंड दिया हुआ है प्लस कर देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है प्लस कर देंगे, ठीक है। फ्लड रिलीफ गवर्नमेंट ने फ्री में पैसा दिया, इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट, नहीं लेंगे। ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट ने फ्री में पैसा दिया, नहीं लेंगे, ठीक है। मिक्स इनकम लास्ट वाला पार्ट है, ऐड कर, ठीक है। इन सबको गाइस ऐड करोगे आपका आएगा एनडीपी, एनडीपी एट एससी। इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट अभी नहीं लेना, सिंपल वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट भी इसका पार्ट नहीं होगा। नहीं, अलग अलग डिवीजन बनाना जरूरी नहीं है, बट फॉर्मूला लर्न करना है तो लर्न करने के लिए बस आप इसको याद रख सकते हो, अलगवाइज डिवीजन बनाना जरूरी नहीं, ठीक है। आपका इससे निकल के आया एनडीपीएट एफसी। अब उसमें आप एनएफआईए ऐड करोगे, क्वेश्चन में एनएफआईए दिया नहीं हुआ तो छोड़ दो, तो जो हमने फॉर्मुलेज प्लस करे हैं सिंपल, उससे आपका आ गया एनएनपीएट एफसी एंड क्वेश्चन खत्म। तो सिंपली आपको जो चीजें हमने वहां पे पढ़ी हैं उनको ऐड करना है और आपका आंसर आ गया। क्लियर गाइस? तो जो हमारी बुकलेट में क्वेश्चंस हैं आपके पास, यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 100-125 क्वेश्चंस हैं,
इसमें से जिस जिस क्वेश्चन के ऊपर इनकम मेथड लिखा हुआ है इनकम मेथड, या आपको दिख जाएगा कि जिसके अंदर इनकम मेथड की वैल्यूज हैं, आपको कम से कम नहीं तो 30 to 40 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में करके रखने हैं। जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, बट सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज दी हुई हैं उन वैल्यूज को सिंपल लेना है और उन वैल्यूज को सिंपल डाल देना है। ठीक है, प्लस 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 करते जाओ। लास्ट में जो निकालने के लिए बोला है, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है 15, इसमें क्या निकालने के लिए बोला है, इसमें बोला है GNP एट MP। ठीक है, इसमें बोला है NNP एट FC। हर इसमें बोला है नेशनल इनकम। हर क्वेश्चन में अलग चीज निकालने के लिए बोला जाएगा, तो जिस क्वेश्चन में जो चीज निकालने के लिए बोला जाएगा आप सिंपली वो निकालोगे एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? मेरी बुकलेट आई थिंक सबके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरे को इसके क्वेश्चंस चाहिए और न्यूमेरिकल से पहले ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। टेस्ट में आज से पहले की जितनी थ्योरी है वो आएगी नॉर्मल रेजिडेंट तक, सारी की सारी। टेस्ट का टाइमिंग आपको मैसेज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज गाइस टेस्ट में टाइमली रहना। दूसरी चीज, जो बच्चे ऐप पे लॉगिन नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, उनका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो आपको इनिशियली 10-15 मिनट के लिए ऐप पे लॉगिन करके रहना है एटलीस्ट एक बार, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके। क्वेश्चंस इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हो जिसमें इनकम मेथड के थ्रू निकालने के लिए बोला हो। आपको या तो ऊपर मेंशन हो जाएगा इनकम मेथड के थ्रू, या आपको जो है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। वो नीचे वैल्यूज देख के आप देख सकते हो कि वो इनकम मेथड का क्वेश्चन है या नहीं है। वही 5-7 जो वैल्यूज पड़ी हैं सिंपल वो वाली वैल्यूज ही होंगी। गॉट इट गाइस? चलो आज के लिए गाइस यहाँ तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी जो है वो